हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 26 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा वो एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास की जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसमें फर्स्ट है नव्या योजना। देखिए, नव्या योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसकी अपन फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है आपके नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यूथ एडोलसेंट। मतलब ये युवा किशोरियों के लिए शुरू की गई है। वे किशोरियां जो 16 से 18 वर्ष की है, जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें गैर पारंपरिक क्षेत्रों में इस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस योजना का भी रिसेंट शुभारंभ किया गया आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से इसका शुभारंभ किया गया। और इसके लिए इस योजना के लिए दो मंत्रालय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय दोनों ने अभी समझौता किया है। इस योजना को फिलहाल 19 राज्यों के 27 जिलों में संचालित किया जाएगा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे अपन ने पढ़ा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला तीसरा राज्य। तो रिसेंटली त्रिपुरा ऐसा तीसरा राज्य बन चुका है जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की है। देखिए, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता के लिए उल्लास योजना के तहत जो अपन ने मानदंड डिस्कस किया था वो था 94%। इसके लिए साक्षरता का आधारभूत ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसमें जो राज्य बना था वो त्रिपुरा था। इससे पहले त्रिपुरा से पहले मिजोरम और गोवा बन चुके हैं। जबकि अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहला केंद्र शासित प्रदेश इसमें लद्दाख रहा है। आगे अपन ने बात की थी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई का आधार वर्ष के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि इसका आधार वर्ष बदला जाएगा। इसका वर्तमान में आधार वर्ष 2012 है, जबकि इसका आधार वर्ष 2012 से हटाकर अभी वर्तमान में नया आधार वर्ष किया जाएगा 2024। तो इसका नया आधार वर्ष क्या होगा? 2024। इसके अलावा अपन और बात करें तो नया आधार वर्ष के बारे में जो जीडीपी के संदर्भ में जो नया आधार वर्ष रहेगा जो वो 2022-23 रहेगा। और औद्योगिक मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष भी 2022-23 रहेगा। आगे अपन ने पढ़ा था दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति। तो अपन ने डिस्कस किया था कि सोना अभी रिसेंट विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति या रिजर्व प्रॉपर्टी बनी है। पहले स्थान पर डॉलर है। डॉलर 46% योगदान के साथ विश्व की सबसे बड़ी रिजर्व प्रॉपर्टी है। इसके बाद में सोना अभी रिसेंट बनी थी, गोल्ड। अब अंबुबाची मेले के बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो इस मेले का आयोजन कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में किया जाता है और ये प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है 22 से 26 जून को। तो ये मां कामाख्या के रजस्वला मासिक धर्म से संबंधित है और इसका आयोजन गुवाहाटी में होता है। ये अपन ने डिस्कस किया। नाच 3.0 ये किससे संबंधित है? ये एनपीसीआई ने अभी रिसेंट लॉन्च किया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये किससे संबंधित है? डिजिटल लेन देन से संबंधित है। डिजिटल लेन देन को तेज, सुरक्षित और आपके अकाउंटेबल बनाने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा जुलाई में। जुलाई के फर्स्ट वीक में इसे लॉन्च किया जाएगा। कौन लॉन्च करेगा? ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे अपन ने बात की थी ललित उपाध्याय। रिसेंट चर्चा में रहे ललित उपाध्याय भारतीय हॉकी के फॉरवर्ड खिलाड़ी है। इन्होंने रिसेंट संन्यास लिया। ये टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक की भारतीय हॉकी की कांस्य पदक विजेता टीम के मेंबर्स रहे हैं। इन्होंने 180 के आसपास मैचेस में आपके 45 प्लस गोल किए हैं। इसके अलावा अपन ने ऋषभ पंत के बारे में बात की। तो ये भारतीय क्रिकेटर है और रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने, जो अभी वर्तमान में लंदन में आयोजित हो रहा है। तो अभी अपन उसके बारे में बात करें कि जो टेस्ट क्रिकेट के बारे में अपन ने बात की थी कि भाई एक ही टेस्ट में भारत के 5 खिलाड़ियों ने शतक इस टेस्ट मैच में लगाए। तो इसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और केएल राहुल। ऋषभ पंत ने 2 शतक लगाए तो टोटल 5 शतक के बारे में अपन ने डिस्कस किया। आगे अपन ने बात किया कि ट्रांसजेंडर समुदाय को रिसेंटली असम में ओबीसी का दर्जा दिया गया है। ओबीसी में शामिल किया जाएगा ट्रांसजेंडर समुदाय को। तो इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव को कम करने के लिए रिसेंटली असम सरकार ने यह निर्णय लिया। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी में शामिल करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था, जिसने 2023 में यह दर्जा दिया। आगे अपन ने पढ़ा कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो यह प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में जी ये जो डिप्लोमेसी में जो महिलाओं के योगदान को रेखांकित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो आगे अपन बात करें आज की न्यूज के बारे में। तो देखिए, आज की न्यूज है 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। देखिए, क्षेत्रीय परिषद जो है ये भारत में एक वैधानिक संस्था है। क्षेत्रीय परिषद है मतलब रीजनल जो काउंसिल्स होती है, मतलब जो अलग अलग क्षेत्रों के राज्यों के को साथ में लेकर केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की बैठकें की जाती है। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक रिसेंटली वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। तो यहाँ पे देखिए मध्य क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं, तो उसमें आपके बात करें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड।
यहाँ पे अपन बात करें कि जो रीजनल काउंसिल्स है वो क्षेत्रों को के आधार पर वर्गीकृत की गई है। जैसे 4 क्षेत्र, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और बीच में मध्य क्षेत्र और एक पूर्वोत्तर परिषद। तो इस तरह से जो क्षेत्रीय परिषद है इसका कार्य क्या है उसके बारे में और क्षेत्रीय परिषदों के बारे में और डिटेल में अगर अपन बात करें तो जो क्षेत्रीय परिषद है उनके गठन की सिफारिश पहली बार जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में की थी और इसलिए इनकी सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया गया। इसके संदर्भ में कानून बनाया गया। जो तो क्षेत्रीय परिषदें क्या है, एक वैधानिक संस्था है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें वैधानिक दर्जा दिया गया। तो यह एक वैधानिक निकाय है, कानून के आधार पर बना एक निकाय है। आगे अपन बात करें तो कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और एक पूर्वोत्तर परिषद है। अभी अपन ने डिस्कस किया कि 4 तो अपने क्षेत्र, उत्तरी राज्यों की क्षेत्रीय परिषद, उसी तरह दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और एक मध्य। तो 5 क्षेत्रीय परिषदें और इसके अलावा एक पूर्वोत्तर राज्यों की परिषद है। तो टोटल जो है 6 परिषदें हैं, 5 तो क्षेत्रीय परिषद और एक पूर्वोत्तर राज्यों की परिषद। इसके अलावा अपन ने जो उद्देश्य की अपन बात करें तो इन क्षेत्रीय परिषदों की बैठक आयोजित करने का उद्देश्य क्या है कि राज्यों के बीच जो है कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, उनके बीच में किसी भी विवाद की मध्यस्थता करना, विवाद को सुलझाना और दक्षता बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी अध्यक्षता हमेशा, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता हमेशा केंद्र सरकार के गृह मंत्री करते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार में गृह मंत्री है श्री अमित शाह। तो ये आपके क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की तो देखिए, एग्जिम बैंक व्यापार सम्मेलन की अभी रिसेंट बैठक आयोजित की गई। एग्जिम बैंक क्या है? एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। इसका अभी रिसेंटली जो है व्यापार सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका कहाँ आयोजन हुआ? तो इस व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इसका आयोजक कौन थे? तो एक्सिम बैंक ही इसका आयोजक था। इसके तहत जो है इस एक्सिम बैंक के जो कार्यालय खोले गए, अब कार्यालय एक तो ब्राजील के साओ पालो में खोला गया, इसके अलावा जो भारत में कार्यालय खोले गए वो लखनऊ, इंदौर में खोले गए। तो इसके जो रीजनल जो ऑफिसेज है वो भी शुरू किए गए। अब आगे अपन बात करें इसका विषय क्या है, तो विकसित भारत के लिए निर्यात आधारित विकास इसका विषय है। देखिए, अभी रिसेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदला है। अभी रिसेंट जैसे राजस्थान में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड बिम्स्टेक का विषय भी पूछ लिया गया। तो जनरली क्या है कि जो समिट्स होती है उनके विषय को भी थोड़ा ध्यान रखें, कहाँ आयोजन होता है, आयोजक कौन होता है और किससे रिलेटेड है, वो चीज हमें ध्यान रखना है। तो आगे अपन इसके बाद बात करें तो नीरज चोपड़ा अभी रिसेंट चर्चा में रहे हैं। नीरज चोपड़ा किस कारण से चर्चा में रहे कि इन्होंने रिसेंटली ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक इसमें स्वर्ण पदक जीता, इसमें पहले स्थान पर रहे। इससे पहले अपन ने बात की नीरज चोपड़ा भारत के जेवलिन खिलाड़ी है। अभी रिसेंटली उन्होंने पेरिस डायमंड लीग मीट में भी पहले स्थान पर रहे थे। तो इस जो ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 84.12 मीटर का थ्रो फेंका और पहले स्थान पर रहे। इसके अलावा दूसरे स्थान पर अपन बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के डो स्मिथ और एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा के रहे। तो सेकंड और थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट का आप ध्यान रखिए। एक तो नीरज चोपड़ा ने किस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, तो ये चैंपियनशिप है ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक चैंपियनशिप में। इससे पहले पेरिस डायमंड लीग में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, अभी जो रिसेंट कुछ दिन पहले ही आयोजित हुई। तो यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखनी है, किस खेल से संबंधित है, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से, और उन्होंने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में अभी रिसेंट स्वर्ण पदक जीता। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज आपके है ऑपरेशन बशायर अल फतेह। तो देखिए, ये ऑपरेशन बशायर अल फतेह अभी रिसेंट जून मंथ में अपन ने 4-5 ऑपरेशन अपन ने डिस्कस किए। तो इसको डिस्कस करने से पहले अपन उसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि क्या। अभी देखिए, वर्तमान में इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष चला, अभी सीजफायर हो चुका है। तो इजराइल ईरान के बीच में संघर्ष के दौरान कई ऑपरेशन चलाए गए, उसके बारे में अपन बात करते हैं। पिछली क्लासेस में अपन ने डिस्कस किया, फिर रिवाइज कर लेते। देखिए, सबसे पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और इसके शीर्ष कमांडरों को मारने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया। तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल से संबंधित है। उसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। तो वो ऑपरेशन था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। और भारत ने ईरान से अपने नागरिकों और विद्यार्थियों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। तो ऑपरेशन सिंधु भारत से संबंधित है। इसके बाद में ऑपरेशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों, 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जो फोर्डो,
नंताज और इस्फहान 3 परमाणु ठिकानों पर B2 बॉम्बर से हमला किया, तो वो था ऑपरेशन मिडनाइट हैम्बर। तो ये देखिए 4 ऑपरेशन अपन ने पहली क्लासेस में डिस्कस कर रखे। तो ये जो अंतिम और 5वां ऑपरेशन कौन सा है, बशायर अल फतेह। तो ये ऑपरेशन भी ईरान द्वारा शुरू किया गया। ईरान ने इसके तहत क्या किया, ईरान ने इसके तहत जो है अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिका ने जैसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत परमाणु ठिकानों पर हमले किए, तो ईरान ने इसके जवाब में अमेरिका के जो कतर स्थित एक एयरबेस है, उस बेस का नाम है अल हुदीद एयरबेस। तो ईरान ने कतर के एयरबेस से, कतर में अमेरिका का एयरबेस है अल हुदीद, तो उस पर मिसाइल से हमला किया। तो उस ऑपरेशन को नाम दिया बशायर अल फतेह। और बशायर अल फतेह का मतलब होता है विजय की घोषणा। तो ये रिसेंट अभी चर्चा में है। अब बशायर अल फतेह का संचालन किसने किया, IRGC क्या, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। तो इन्होंने इस ऑपरेशन का संचालित किया, स्पेशल फोर्स है ईरान की। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। देखिए 5 ऑपरेशन अपने को ध्यान रखना है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयंस ईरान, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन राइजिंग लॉइन इजराइल से संबंधित है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान से संबंधित है, ऑपरेशन सिंधु भारत से संबंधित है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका से संबंधित है, और ऑपरेशन बशायर अल फतेह ईरान से संबंधित है। तो ये 5 ऑपरेशन ध्यान रखिएगा, जून के मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी वर्तमान में इजराइल और ईरान के बीच में सीजफायर हो चुका है। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपका भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो देखिए कोई भी अगर इस तरह का टॉपिक रहता है जो भारत में पहला, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, इस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया है, तो यह है गुजरात के कच्छ से शुरू किया गया है, गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। आगे अपन बात करें तो यह अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया प्लांट है, और यह 5 मेगावाट का रहेगा। अब ये ऑफ ग्रिड क्या है, ऑफ ग्रिड का मतलब है कि ये बिजली ग्रिड, जो बिजली संयंत्र रहता है जो उससे जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ये कंप्लीटली सौर ऊर्जा पर आधारित हाइड्रोजन प्लांट रहेगा, इसीलिए इसे ऑफ ग्रिड कहा गया है। मतलब किसी भी बिजली के ग्रिड से ये कनेक्टेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो आगे अपन बात करें इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा इसका उत्पादन होगा, मतलब जो इसमें हाइड्रोजन प्लांट है, इसमें जो ऊर्जा उत्पादन होगा वो इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा होगा। तो अपन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या ध्यान रखने, पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है, गुजरात के कच्छ में। कितने मेगावाट का, 5 मेगावाट का रहेगा, 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगा। तो ये रिलायंस न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे आपके 3-4 पॉइंट्स आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन एग्जाम आजकल क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं, फैक्ट बेस्ड भी आ सकते हैं, उसमें डीप एनालिसिस भी पूछा जा सकता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपका इफ्को का पहला विदेशी संयंत्र। देखिए इफ्को भारत की कंपनी है, इसने रिसेंटली विश्व का पहला नैनो उर्वरक का उत्पादन किया। तो अभी रिसेंट न्यूज में क्यों है, रिसेंट न्यूज में है कि इसका पहला विदेशी संयंत्र शुरू होगा। तो अभी रिसेंट इस इफ्को का विदेशी संयंत्र कहाँ शुरू होगा, इसका विदेशी संयंत्र शुरू होगा ब्राजील में। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इफ्को का पहला नैनो उर्वरक से संबंधित विदेशी संयंत्र कहाँ शुरू होगा, ब्राजील में। इफ्को का पहला नैनो उर्वरक से संबंधित पहला, विश्व का पहला संयंत्र गुजरात के कलोल में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी ध्यान रखिएगा कि नैनो उर्वरक से संबंधित इफ्को का पहला, विश्व का पहला संयंत्र कहाँ शुरू किया गया, इफ्को द्वारा गुजरात के कलोल में शुरू किया गया। और विदेशी संयंत्र कहाँ होगा, तो विदेशी संयंत्र होगा आपके ब्राजील में। और इसके लिए इफ्को और ब्राजील की कंपनी है नैनोफर्ट, उनके बीच में समझौता हुआ है, मतलब 7:3, मतलब 70-30 का समझौता हुआ है कि जैसे वित्त पोषण का अनुपात क्या रहेगा, 70 और 30 का अनुपात रहेगा, 7:3 रहेगा। आगे अपन बात करें उत्पादन क्षमता की, तो इसमें 4.5 मिलियन लीटर प्रति वर्ष इसका उत्पादन होगा। और इसके अलावा नैनो उर्वरक जो है, इसके पोषक तत्व 100 नैनोमीटर से भी कम इसमें इसकी क्षमता होती है, जो इसमें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, स्प्रे ड्रिप सिंचाई, पर्यावरण अनुकूल रहेगा ये। इसका उपयोग जो है जो कृषि क्षेत्र में किया जा सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहला विदेशी संयंत्र इफ्को का कहाँ लगेगा नैनो उर्वरक से संबंधित, तो यह लगेगा आपके ब्राजील में। भारत में कहाँ है जो विश्व का पहला नैनो उर्वरक संयंत्र है, इफ्को द्वारा स्थापित है, गुजरात के कल्लोल में। तो ये चीजें इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें तो देखिए अभी रिसेंट चर्चा में रही है फ्यूचर फ्रंट श्रृंखला।
तो ये जो है त्रैमासिक 3 महीनों के अंतराल में नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। फ्यूचर फ्रंट श्रृंखला किससे संबंधित है? भारत में जो फ्यूचर के भविष्य से संबंधित जो उद्योग है या भविष्य से जुड़ी जो संभावना है उसके बारे में इसमें प्रकाशित किया जाता है। तो रिसेंट जो है फ्यूचर फ्रंट सीरीज ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। तो अभी रिसेंट ये नीति आयोग द्वारा जारी की गई, इसमें किससे संबंधित जो है रिपोर्ट था, किससे संबंधित इसमें जो है उल्लेख था, वो था डेटा से संबंधित, डेटा अनिवार्यता से संबंधित इसमें उल्लेख था। अब अपन बात करें तो डेटा गुणवत्ता, डेटा अनिवार्यता के बारे में क्या है कि भारत में जो है जो डेटा सेंटर स्थापित करने के मुद्दे पर इसमें इस रिपोर्ट में जोर दिया गया कि भाई यहाँ पे क्या है कि जो डेटा लीक की जो चीजें हैं तो उसे कम किया जाए और जो डेटा की गुणवत्ता है उसे सुधारा जाए। तो इसमें इस संदर्भ में सुझाव दिए गए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने लायक इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट कि फ्यूचर फ्रंट सीरीज जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग द्वारा। और इस बार इसका जो किसका उल्लेख था इसमें, इस सीरीज में किसका उल्लेख था? डेटा अनिवार्यता से संबंधित इसका उल्लेख था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपकी क्रिस्टी कोवेंट्री। अभी रिसेंट चर्चा में रही है, किस कारण से चर्चा में रही है कि ये आपके आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कॉर्पोरेशन इसकी अभी रिसेंट अध्यक्ष बनी है और पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो रिसेंटली अभी पूछा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। और क्रिस्टी कोवेंट्री कहां से है? क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे से है। तो इसके अलावा यह अफ्रीका से पहली अध्यक्ष भी बनी है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या ध्यान रखनी है? एक तो क्रिस्टी कोवेंट्री कौन है? ये अभी रिसेंटली अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। और ये कहां से है? तो ये जिम्बाब्वे से है। ये इससे पहले ओलंपिक खिलाड़ी रही है, तैराक रही है। इन्होंने 2 बार ओलंपिक में तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इस स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। इससे पहले जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस बॉक इससे पहले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे। तो वर्तमान में कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। और कहां से? जिम्बाब्वे से। ये चीजें इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में। आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज है बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा भी रिसेंटली केंद्र सरकार ने की है। देखिए अभी रिसेंट जो फरवरी में बजट जारी किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, उसमें केंद्र सरकार ने छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की थी। तो उसमें एक बिहार राज्य है, बिहार में पहली बार परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें एसएमआर के बारे में, मैंने आपको बताया कि एसएमआर का फुल फॉर्म है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एसएमआर है। आगे इसकी जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है कि इसमें एक तरह से जैसे बड़े परमाणु प्लांट होते हैं, इसकी जगह छोटे छोटे परमाणु प्लांट लगाए जाएंगे बिजली उत्पादन के लिए, जो कि इनकी लागत भी कम रहेगी और जरूरतों के अनुसार इन्हें यूज भी किया जा सकेगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज अभी रिसेंट चर्चा में रहे आपके शुभांशु शुक्ला अभी रिसेंट किस कारण से चर्चा में रहे कि ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने हैं अभी रिसेंट। और ये किस मिशन के तहत गए? तो ये एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए। तो ये एक निजी मिशन था, ये जैसे आपकी स्पेसएक्स के द्वारा इसमें स्पेसएक्स के सहयोग से ये संचालित किया गया। तो उसके बारे में अपन बात करें, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय है। इससे पहले भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला है। तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए ये स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया 25 जून को, और ये पहले भारतीय अपन ने डिस्कस कर लिया। तो इसके अलावा बैकअप के रूप में जो है भारत के प्रशांत नायर को इन्हें बैकअप के रूप में रखा गया। बालकृष्ण भी आपके गगनयान मिशन में है, प्रशांत नायर, शुभांशु शुक्ला, ये जो गगनयान मिशन के जो 4 अंतरिक्ष यात्री उसमें शामिल हैं। तो बैकअप के लिए इसमें प्रशांत नायर को रखा गया था। आगे अपन बात करें इसमें और डिटेल में कि जो एक्सियोम मिशन है उसके बारे में अपन बात करें तो ये कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। इसके तहत इसमें 4 मेंबर्स गए हैं जिसमें शुभांशु शुक्ला भी शामिल है। तो ये जो 4 मेंबर्स है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे जो कि नॉर्मल लाइफ में यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे तकनीक का परीक्षण भी करेंगे, वैज्ञानिक प्रयोग भी करेंगे और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, मतलब ये एक मिशन अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित है, मतलब अलग अलग देश के लोग इसमें जो 4 मेंबर्स अलग अलग देशों से है। तो एक सभी के सहयोग से एक मिशन शुरू किया गया। जो मिशन किससे संबंधित है? एक तो स्पेसएक्स और एक नासा के सहयोग से ये लॉन्च किया गया है। तो ये चीज आपके एक्सियोम मिशन 4 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज के बारे में, तो अभी नेक्स्ट न्यूज है ये आपके वैश्विक शांति सूचकांक 2025। वैश्विक शांति सूचकांक क्या है, तो ये देखिए वैश्विक किस क्षेत्र, कौन सा जो देश है वो सर्वाधिक शांतिपूर्ण रहा, कौन सा क्षेत्र अशांत रहा, क्या कारण रहे, उन सबका विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो क्या 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 ध्यान रखने होते हैं। एक तो आपके किसके द्वारा जारी किया जाता है, पहले स्थान पर कौन रहा, भारत का क्या स्थान है, तो उसका कंप्लीट एनालिसिस अपन इसमें करते हैं। तो ये जो है ये संस्था, ये जो सूचकांक है वैश्विक शांति सूचकांक, ये है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी किया जाता है, जो कि एक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ये जारी किया जाता है। इसके ये किन क्षेत्रों को ध्यान में रख के कितने संकेतक इसमें यूज किए गए, तो इसमें 3 क्षेत्र और 23 मुख्य संकेतकों को यूज किया गया है। इसमें पहला स्थान जो है अगर अपन बात करें तो इसमें रेंज सबसे पहले बात कर रहे थे कि 1 से 5 तक रेंज रहती है, और इसमें जिसका कम स्कोर रहता है वे अधिक शांतिपूर्ण रहता है, जिसका ज्यादा स्कोर रहता है वे कम शांतिपूर्ण या अशांत क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें अपन अब रैंक के बारे में बात करें तो इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, आवाज आ रही है आई थिंक, ठीक है। तो इसमें अपन रैंक के बारे में बात करें तो फर्स्ट रैंक जो है वो आइसलैंड की रही है। इसके अलावा अपन भारत की बात करें तो भारत इसमें 115वें स्थान पर रहा है, जबकि वर्ष 2024 में यह 116वें स्थान पर रहा। अब सबसे अशांत क्षेत्र जो है वो अपनी सबसे अशांत देश जो है वो रूस को घोषित किया गया है। इसके अलावा इसमें 24 देशों की स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि 87 देशों की स्थिति में इसमें कमी आई है। जबकि इसमें जो है वैश्विक शांति सूचकांक में इसमें सर्वाधिक अशांत क्षेत्र जो है ये आपके दक्षिण एशिया घोषित किया गया है। दक्षिण एशिया मतलब जैसे अभी जो भारत वाला रीजन है, जैसे यहाँ पे अभी रिसेंट आपके म्यांमार में अभी क्राइसिस चल रहे हैं, बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहे हैं, अफगानिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं, पाकिस्तान में भी थोड़ी वो इशू है। तो इस कारण से सबसे अशांत जो क्षेत्र है, ओवरऑल रीजन है, वो दक्षिण एशिया को सबसे अशांत देश किसे घोषित किया गया है, रूस को। भारत का इसमें 115वां स्थान है और सबसे शांत देश है वह रूस है। आगे अब हिंसा की लागत, ये लेस इंपॉर्टेंट है चीजें, जनरल रिपोर्ट में मेंशन है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो है वायलेंस में कितना कॉस्ट खर्च हुआ, जैसे 19.96 ट्रिलियन डॉलर इसमें खर्च हुआ है, जो वैश्विक जीडीपी का 11.6% है। तो ये जनरली एग्जाम में कम पूछा जाता है। यहाँ पे आपको जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, पहले स्थान पर कौन रहा, भारत की स्थिति और सबसे अशांत, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे अशांत क्षेत्र दक्षिण एशिया को रखा गया है, ये चीज है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपके इंपोर्टेंट डेज से संबंधित। तो इंपोर्टेंट डेज में अपन बात करें तो पहला है अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस। तो देखिए इसमें जो है जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, आपूर्ति श्रृंखला है, उसमें नाविकों के योगदान को रेखांकित करने के लिए ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, ये प्रतिवर्ष 25 जून को मनाया जाता है। तो ये चीजें, इस वर्ष की थीम क्या है, नाविक जो है ये सप्लाई चेन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें इस वर्ष की थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। ठीक है, ओवर ओशन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर अपॉर्चुनिटीज इसकी थीम है। इसके अलावा 25 जून को और क्या इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, इस दिन प्रतिवर्ष जो है अभी रिसेंट केंद्र सरकार द्वारा भारत में संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाता है। तो संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 25 जून को मनाया जाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा रिसेंटली वर्ष 2024 पिछले वर्ष ही इसे घोषित किया गया। यह प्रतिवर्ष 25 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जून 1975 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। तो उस दौरान हुए अत्याचारों को रेखांकित करने के लिए और उस जो काले शासन को रेखांकित, जो लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, 25 जून। क्यों मनाया जाता है, तो वो अपन ने बात कर ली कि आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। और किसने लगाया था, इंदिरा गांधी ने। तो ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 25 जून से रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में ये पर्टिकुलर डेट पूछी गई थी कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, तो 25 जून 1975 को लगाया था। तो आज की न्यूज ये है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।